कौन से शॉप के हाय लिए? एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि आपकी पॉलिटी की जो बुक है क्लास 12 की उसका चैप्टर है। तो चलिए कहानी की तरह इसको समझते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। देखिए, जैसे ही ग्लोबल डिमांड बढ़ती है स्टील के लिए इंक्रीज होती है। ओडिशा, हम जानते हैं इंडिया में ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व पाए गए हैं आयरन ओर के। पूरे देश में सिर्फ ओडिशा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा आयरन ओर। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ, ताकि जो कैश है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आए। तो सरकार यहाँ पे बिलीव करती है कि ये क्या करेगा, इम्पोर्टेंट जो नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो लेकर आएगा, और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आयरन ओर की रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो आयरन ओर की रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ट्राइबल पॉपुलेशन को अब ये डर रहता है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी, इसका मतलब है कि उन लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा अपने घर से, एंड उनकी जो लाइवलीहुड है उस पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कि ट्राइबल जो लोग होते हैं बेसिकली वो अपना ही उनका जो रिजर्व्ड एरिया होता है वहीं पे वो रहना पसंद करते हैं, एंड दे हेट डिस्प्लेसमेंट। सो एक्सपेरिमेंटलिस्ट का अब यहाँ पे क्या डर है, क्या फियर है कि जो माइनिंग एंड इंडस्ट्री पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डर रहता है कि अगर इंडस्ट्री अलाउड नहीं है तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये बैड एग्जाम्पल को शो करेगा, डिस्करेज करेगा कंट्री में हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। अब देखिए, दोनों गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट बात कर रही है यहाँ पे कंट्री के डेवलपमेंट की। और अगर हम बात करें ट्राइबल लोगों की तो उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव राइट टू लाइफ। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कैसे यहाँ पे रिजोल्व होंगे। अब आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है बहुत सारे इंटरेस्ट जो इन्वॉल्व है इस केस में। क्या क्या की पॉइंट्स है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की। क्या आपको लगता है कि कुछ कॉमन पॉइंट्स है जहाँ पे हम सब एग्री कर सके? सो क्या हम इस जो इशू है इसको रिजोल्व करते हैं एक ऐसे तरीके में जो बहुत वेरियस इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे। जैसे ये आप क्वेश्चन पूछते हैं खुद से तो आपको आंसर मिलेगा, एंड आप हो सकता है आपको और बिगर क्वेश्चंस आप फेस करें कि कौन सा डेवलपमेंट है जिसको उड़ीसा की नीड है, एंड इंडीड हुज नीड कैन बी कॉल्ड ओडिशाज नीड। ठीक है, अब पॉलिटिकल कंटेस्टेशन अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सिर्फ एक्सपर्ट ही आंसर कर सकते हैं। इस तरह का जो डिसीजन है जहाँ पे जो वेइंग होता है यहाँ पे इंटरेस्ट का एक सोशल ग्रुप का अगेंस्ट अनदर, ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है जनरेशन को अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन। डेमोक्रेसी में इस तरह के जो मेजर डिसीजन होते हैं शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्फ। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि डिसीजन को यहाँ पे सिर्फ लोग ही, उनके पास इतनी ताकत है। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है हम जानते हैं कि सिर्फ एक्सपर्ट ही होते हैं जो एक्सपर्ट इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है जैसे कि बहुत सारे एक सोसाइटी में इंटरेस्ट ग्रुप है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंडिया की, जैसे कि राम मंदिर का जो डिसीजन कोर्ट ने लिया था, एंड बहुत ही अच्छा डिसीजन आया था। कॉन्फ्लिक्ट होता है दो जो रिलीजन है, जो दो तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं उन लोगों के बीच में। तो एक जो रिलीजन के लोग हैं वो क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनी। दूसरे जो लोग हैं वो कह रहे थे कि हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसको शहीद किया गया। लेकिन देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने नॉट गवर्नमेंट, यहाँ पे जुडिशरी ने कितने अच्छे से डिसीजन लिया कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एक रिलीजन को जो फॉलो कर रही हैं लोग, उनको ये ना लगे कि दूसरे रिलीजन को जो फॉलो कर रही हैं उनके इंटरेस्ट में यहाँ पे जजमेंट आया है।
तो फिर जजमेंट आप सभी जानते हैं कितना बेहतरीन जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो इसी तरह से क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर सेंटर में, गवर्नमेंट को ही ये डिसीज़न लेने होते हैं और बहुत वाइजली ये डिसीज़न लेने होते हैं। तो एक अगर मैं बात करूँ डेमोक्रेसी में, इस तरह के जो डिसीज़न हैं उनको लोग ही लेते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों के पास ये डिसीज़न होना चाहिए कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडवाइस लेने के लिए एक्सपर्ट से एडवाइस लो माइनिंग पे। एनवायरमेंटलिस्ट को बताओ कि माइनिंग के क्या क्या बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। और जो इकोनॉमिस्ट है उनको भी आप इन्वॉल्व करो, उनके भी आप डिसीजंस को यहाँ पे वैल्यू दो। तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं? जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन? वो लीडर्स जिनको लोगों ने चूज किया है। और उनको क्योंकि अपने जो आसपास का जो एरिया है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारे इंटरेस्ट को वो बेहतर तरीके से जानते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, हमारी कंट्री को बहुत सारे सीरियस मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे। तो हर एक जो डिसीजंस जो लिए इनको नहीं ले सकते, क्योंकि एक डिसीजन का एक जो फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम का जो डिसीजन है वो बहुत सारी अदर प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे दूसरे इश्यूज पे भी डिपेंड करता है, राइट। सो जितने भी डिसीजन है वो बाउंड टुगेदर बाय अ शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्री दैट डेवलपमेंट जो है इंडिया का शुड मीन दैट यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, सोशल ग्रोथ भी हो एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। इट वॉज ऑल्सो एग्री दैट ये जो मैटर है ये सिर्फ हम बिजनेस मैन को पे नहीं छोड़ सकते। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स देमसेल्फ, दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस। कि कुछ भी डिसीजंस है, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस पर डिसीजन ले लिया, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी मैदान में आना पड़ेगा डिसीजंस को लेने के लिए। अगर वहाँ पे डिसएग्रीमेंट होता है, राइट, ऑन द काइंड ऑफ द रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इज इंश्योरिंग ग्रोथ विद जस्टिस। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे क्या आ जाता है कि गवर्नमेंट को जस्टिस को इंश्योर करना होता है। क्या ये ज़रूरी था कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो, पूरी एंटायर कंट्री के लिए वही प्लान करे? क्या गवर्नमेंट को कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ बिजनेस को रन करना ज़रूरी है? सो कितनी इम्पोर्टेंस, हाउ मच इम्पोर्टेंस वॉज टू बी अटैच्ड टू द नीड्स ऑफ जस्टिस इफ़ इट डिफर्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे पूरे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, बट एक सेक्शन है सोसाइटी का, तो उनको ऑप्रेस करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ का सोच भी नहीं सकते हैं। सो हर एक जो ये क्वेश्चंस है यहाँ पे ये इन्वॉल्व करते हैं कॉन्टेस्टेशन विच हैज़ कंटिन्यूड एवर सिंस। हर एक जो डिसीज़न है इसका पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस भी होंगे। सो इनमें से जो ज़्यादा इश्यूज है इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिकल जजमेंट और रिक्वायर करते हैं कंसल्टेशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आएंगी, बैठेंगी, मीटिंग करेंगी, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगी, फिर फाइनल डिसीजंस गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सो दैट इज़ वाई हमें ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको हमें भी हिस्ट्री का जो पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसको हमें पढ़ना है, आइडियाज़ देखते हैं डेवलपमेंट का। सो हम ये जो कंटेस्टेशन होता है, हम अक्सर सोचते हैं कि कंटेस्टेशन में क्या होता है, आइडिया होता है डेवलपमेंट का। एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे उड़ीसा का बताया, तो ये हमें बताता है कि ये ज़रूरी नहीं है ये कहना कि हर एक बंदा डेवलपमेंट मांगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिर आप देखो कि एक लोग हैं, आदिवासी ग्रुप है, वो फॉरेस्ट में रहता है और गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ से इस फॉरेस्ट को कट करके, फॉरेस्ट को पूरा तरह से इसको क्लियर करके फॉरेस्ट को यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर दिया जाए। क्यों सेटअप कर दिया जाए? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे हमें एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा फॉरेन से, कंट्री का या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट का डेवलपमेंट होगा। बट
आपको क्या लगता है जो एक फॉरेस्ट एरिया में एक ट्राइबल लोगों का पॉपुलेशन रहती है, आपको क्या लगता है उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? उनके लिए डिफरेंट होगा। वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो प्लेस है जहाँ से वो सदी से रहते आ रही हैं, राइट? तो वो नहीं चाहेंगे कि उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया जाए, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो वैल्यूज है वो अटैच होती है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो प्लान कर रहा है स्टील प्लांट को सेटअप करने का, फिर बात करें अर्बन कंज्यूमर का जो स्टील को कंज्यूम करने वाला है, आदिवासी की बात करें जो उस रीजन में रहता है, सबका अलग अलग आइडिया होगा, एस्पिरेशन अलग अलग होते हैं सबके। सो दस हम बात करते हैं कोई भी डिसीजन अगर हम करें डेवलपमेंट का इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्रोडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स। तो डिसीजन होगा डेवलपमेंट का, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी आपको मिलेंगे। जैसे आप अपने घर पे ही अगर सोचो, घर पे ही आप एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं, तो जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ उस चीज़ के बारे में बात करें, तो आपके फैमिली मेंबर में भी कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, डिबेट्स भी होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक जो कॉमन जो डिसीजन है उस पर सब लोगों का एग्री होना बनता है। तो जो पहले डेकेड होते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, यहाँ पे बहुत सारी डिबेट होती है इस क्वेश्चन पे। सो इट वाज कॉमन देन एज इट इज इवन नाउ फॉर पीपल टू रेफर टू द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। क्या कर रहे थे कि वेस्ट के साथ हम अपना डेवलपमेंट को कंपैरिजन कर रहे थे, क्योंकि वेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो हमसे बहुत टाइम पहले डेवलप हो गई थी। जब हम गुलामी में थे, अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे देश में हम पर राज कर रहे थे, उस टाइम पे वो लोग उनके यहाँ पे क्या थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, रिसर्च वगैरह चल रही थी, और जो ऑर्थोडॉक्सी थी रिलीजन की वो लोग छोड़ चुके थे। सो क्या डेवलपमेंट का मतलब ये होना है कि हमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न होना है, और मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक दैट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। क्या मतलब होता है डेवलपमेंट का? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख रहे हैं वेस्ट में, क्या वही मॉडर्न होने का मतलब है? सो दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट थॉट। इट वॉज बिलीव दैट हर एक कंट्री ये जो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस है इसके थ्रू जाएगी, जैसे कि वेस्ट में हो रहा है। इसका मतलब होता है कि हमें ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स का ब्रेक डाउन करना है, जो हमारे ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स है, एंड हमें क्या करना है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना है, लिबरलिज्म को बढ़ावा देना है। मॉडर्नाइजेशन को एसोसिएट करा गया विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। सो दिस kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing और underdeveloped। तो तीन तरह की कैटेगरीज हो जाती हैं। एक हो जाती है डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, जैसे डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्री वो होती है जो फुल्ली तरह से, जहाँ पे आत्मनिर्भर, जो बोले फुल्ली तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, बहुत सारी जगह में अभी डेवलपमेंट होना है। और अंडर डेवलप्ड कंट्री आप जानते ही हैं नाम से, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस वाले दिन इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। दो मॉडल होती है। पहला होता है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल का, जो कि यूरोप एंड यूएस भी इसको फॉलो करता है। और दूसरा होता है कैपिटल सोशलिस्ट मॉडल का, जो कि यूएसएसआर में जो कि फॉलो किया जाता है। तो लिबरल, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा इन दो आइडियोलॉजीज के बारे में, और आपने पढ़ा होगा कोल्ड वॉर के बारे में, दो सुपर पावर के बीच में। सो देर वर मेनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग थे, उनको बड़ा इम्प्रेसिव लगता था ये सोवियत का जो मॉडल था डेवलपमेंट का। इसमें जो लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी थे। दीज इंक्लूडेड नॉट जस्ट द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बट सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे, जैसे कि नेहरू विद इन द कांग्रेस। तो दोनों लोगों को ये पसंद था मॉडल। बहुत सारे सपोर्टर्स थे
अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की. सो आर यू सेइंग दैट वी डोंट हैव टू बी वेस्टर्न इन ऑर्डर टू बी मॉडर्न? इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब क्या है क्वेश्चन की, क्या आप ये कह रही हैं कि अगर हमें मॉडर्न बनना है तो हमें हमें किन की तरह नहीं बनना है, जैसे कि वेस्टर्न जो लाइफस्टाइल है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्या हमें वो अपनाना है? ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक ब्रॉड कंसेंसस दैट हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. नेशनलिस्ट लीडर की बात करें तो उनके लिए क्लियर था कि इकोनॉमिक कंसर्न जो था गवर्नमेंट का, फ्री इंडिया का, वो क्या था कि जो नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शंस था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, उससे डिफरेंट था. इट वाज क्लियर मोर ओवर दैट जो टास्क है पॉवर्टी एलिविएशन का, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का, वाज बीइंग सीन प्राइमरीली एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जा रहा था. इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी, एलिविएशन था, पॉवर्टी का एलिविएशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई ये किसका काम है? ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है. डिबेट्स भी होते थे जो लीडर्स हैं उनके बीच में. फिर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम्ड टू बी द प्रिफर्ड पाथ. तो लोग बोलते थे कि अगर हमें अपने देश से पॉवर्टी को हटाना है तो हमें किसको फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो कर रही हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? लार्ज जो इंडस्ट्रीज है उनका सेटअप होना. दूसरे के लिए क्या था कि डेवलपमेंट करना है हमें एग्रीकल्चर पे, एंड इन पर्टिकुलर एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी वॉज द प्रायोरिटी, कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करो, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अभी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. तो आपको क्या करना है? काम करना है उसको हटाने के लिए. तो अगर हम देखें प्लानिंग का तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट actors, that there was the need for the government to develop a design or plan for development. तो यहाँ पे क्या है कि अगर प्लानिंग हम कर रही हैं तो हमें जो तो प्राइवेट एक्टर्स पे यहाँ पे कि हम उनको उनके हाथ में नहीं दे सकती. दैट देयर वाज द नीड फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को आना है सामने, डेवलप करना है एक डिज़ाइन और प्लान करना है डेवलपमेंट को. इनफैक्ट ये जो आइडिया था प्लानिंग का एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी earned a good deal of public support in the 1940s and 1950s all over the world. तो ये जो आइडिया होता है प्लानिंग का, इसको पब्लिक सपोर्ट मिलता है 1940 से 1950 के बीच में. जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन का जो एक्सपीरियंस है यूरोप में, उसके बाद होता है इंटर वॉर reconstruction of Japan and Germany, and most of all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 1930s and 1940s contributed to this consensus. तो फिर क्या था कि जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन एक सडन इन्वेंशन नहीं थी. इनफैक्ट इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. हम कॉमनली एज्यूम करते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिजनेस entrepreneurs आर एवर्स टू आइडियाज़ ऑफ प्लानिंग. दे सीक कि उनको लगता है कि जो ओपन इकोनॉमी है बिना किसी स्टेट कंट्रोल के लिए होनी चाहिए इन द फ्लो ऑफ कैपिटल. दिस वॉज नॉट वुड हैपन हियर. रादर एक सेक्शन होता है बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का, एक साथ आते हैं 1944 में, और ये एक प्रपोजल को ड्राफ्ट करते हैं कि हमें प्लान्ड इकोनॉमी को क्या करना है? सेटअप करना है. इसी को बॉम्बे प्लान का नाम दिया जाता है. बॉम्बे प्लान में क्या होता था कि बॉम्बे प्लान क्या चाहता था कि जो स्टेट सो बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू टुक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे किसको लेना है इनिशिएटिव, किसको लेना है? स्टेट को लेना है. मुझे क्या करना है? बस बैठना है ऐसे.
ठीक है। अ, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वॉज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो हो गया, अब हमें प्लानिंग करनी है कि भारत को कैसे अब विकसित देश बनाना है, कैसे यहाँ पे हमें इसको डेवलप कंट्री बनाना है। सून जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है, प्लानिंग कमीशन आता है, प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। सो प्लानिंग कमीशन क्या बनता है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी बन जाती है फॉर डिसाइडिंग कि हमें कौन सा रास्ता और कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको हमें अब यहाँ पे अडॉप्ट करना है डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे ये एक पिक्चर है बहुत बेहतरीन सी, इधर आप देख सकते हैं हमारे प्यारे पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन का जो स्टाफ है उससे यहाँ पे मीटिंग कर रही हैं उनके साथ। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि हाउ लकी दे आर टू हैव अस प्लानिंग फॉर देम। एक प्लानिंग कमीशन है, उसके लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं कि वो कितने लकी है कि टू हैव अस प्लानिंग फॉर देम, हम उनके लिए प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ओके। प्लानिंग कमीशन क्या है, एक वन ऑफ द मेनी कमीशंस है एंड अदर बॉडीज है जो कैसे बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन उनको सेटअप करता है। प्लानिंग कमीशन को भी मार्च 1950 में बनाया जाता है, एक सिंपल जो रिजोल्यूशन होता है गवर्नमेंट का उसको पास करके। सो ये बेसिकली क्या है, एडवाइजरी रोल है इसका। एंड जो रिकमेंडेशंस होते हैं प्लानिंग कमीशन के वो कब इफेक्टिव होते हैं, जब उनको यूनियन कैबिनेट अप्रूव करती है। सो रिजोल्यूशन जो सेटअप करता है कमीशन को, define the scope of its working in the following term. Constitution of India has guaranteed certain fundamental rights to the citizen of India and enunciated certain directive principle of state policy. Fundamental rights for rights होती हैं जो enforceable है, मतलब अगर मेरे पास right to speak है और अगर मुझे इस right से मुझे वंचित किया जा रहा है तो मेरे पास option है कि मैं क्या करूँ, जो कोर्ट है उसका दरवाज़ा खटखटाऊं। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सर्टेन कुछ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए होते हैं बट नॉन एनफोर्सेबल है। ठीक है, तो स्टेट को क्या करना है, स्ट्राइव करना है प्रमोट करने के लिए वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिंसिपल दे दिए कि हमारे गवर्नमेंट को ये फॉलो करना है ताकि लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो। सो हमें क्या करना है, सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है हमें, किसको, गवर्नमेंट को। सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस भी हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। डायरेक्ट करता है इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग अमंग अदर थिंग्स दैट द सिटीजन मेन एंड वीमेन इक्वली, उनके पास राइट है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। चाहे आप मैन हो चाहे आप विमेन हो, आपके पास इक्वल राइट्स है भाई, इक्वल राइट्स दी गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने। ऑनरशिप और कंट्रोल जो होता है मटेरियल रिसोर्सेज का ऑफ द कम्युनिटी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। जैसे इसका मैं कम्युनिटी रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका बेहतर एग्जांपल होता है जब आप कभी गांव में जाते हैं तो आपने गांव में पोंड देखा होगा, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, गांव के जितने भी लोग हैं तो जितने भी लोग हैं सब उसको यूज़ करते हैं, राइट। सो या फिर पार्क वगैरह होते हैं, गांव में तो खैर होते नहीं है पार्क, है ना, तो शहरों में आप देखोगे पार्क होते हैं, तो जो उस जगह जो लोग रह रहे हैं बेसिकली उनके लिए बनाए जाते हैं वो। अब आता है ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। अब अगर हम बात करें 5 साल का जो प्लान है वो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट को, तो इसमें क्या होता है 2069 करोड़ आउटले फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, इतना यहाँ पे फंड की बात हुई है। ये एक रूटीन आइटम है ऑन अर्ली ईयरली बेसिस एंड अ प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन अ 5 year बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स बाय द प्लान। 5 साल का जो प्लान होता है उसके एडवांटेजेस होते हैं बहुत सारे,
जिससे कि गवर्नमेंट को परमिट करता है कि गवर्नमेंट फोकस करे लार्जर पिक्चर पे, और जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है इकोनॉमी पे वो बनाए। तो 5 साल का प्लान का ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे कार्टून दे रखा है विलेज की, ये रियलिटी की पिक्चर है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात यहाँ पे बता रही है, नेवर से डाइट। सो जो ड्राफ्ट होता है पहले 5 ईयर प्लान का, वो बन के तैयार होता है। एक्चुअल जो प्लान का जो डॉक्यूमेंट होता है वो रिलीज होता है दिसंबर 1951 में। बहुत सारे एक्साइटमेंट जनरेट करता है देश में। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे एकेडमिक्स से हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फार्मर हो, पॉलिटिशियंस हो, सब इस पे डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं द डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंसिवली। एक्साइटमेंट विद द प्लानिंग रीच इट्स पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसको 1956 में लॉन्च किया जाता है। एंड ये फिर थर्ड 5 ईयर प्लान लॉन्च होता है 1961 में। फोर्थ लॉन्च होता है, होना है फोर्थ प्लान को 1966 में। बाय दिस टाइम novelty of planning has had declined considerably, and moreover इंडिया में कुछ एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या सोचता है कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी हम जा रहे हैं, सो हमें एक हॉलीडे लेना है, हमें अभी कोई भी प्लानिंग वगैरह नहीं करनी है। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म आते हैं प्रोसेस के बारे में भी, और ये जो प्रायोरिटीज़ हैं जो इन प्लान्स को दी जाती हैं उसके बारे में भी। तो फाउंडेशन जो होता है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वॉज फर्मली इन प्लेस बाय देम। पहला 5 ईयर प्लान की बात करते हैं 1951 से 56 के बीच में, बेसिकली ये होता है 5 साल का। तो क्या होता है कि कंट्री को जो साइकिल है पॉवर्टी का उससे बाहर लेना है, कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द पॉवर्टी साइकिल। के एन राज यंग इकोनॉमिस्ट होते हैं, इन्वॉल्व करते उनका इन्वॉल्वमेंट होता है ड्राफ्ट करने में। प्लान को बेसिकली वही ड्राफ्ट करते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया को क्या करना है, धीरे धीरे जाना है पहले 2 डेकेड्स के लिए, क्योंकि जो फास्ट रेट होगा अगर डेवलपमेंट का, तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी को ख़तरा होगा। तो हमें कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला जो 5 ईयर प्लान था बेसिकली वो एग्रेरियन सेक्टर पे बात कर रहा था। एग्रेरियन सेक्टर जिसमें कि जैसे कि सेक्टर हो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे कि डैम्स पे इन्वेस्ट करना है, इरिगेशन पे हमें काम करना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वही था जिस पे पार्टीशन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और यहाँ पे इसको अर्जेंट अटेंशन की नीड होती है। तो ह्यूज एलोकेशन होता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि भखरा नंगल डैम का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करता है। प्लान आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या पैटर्न है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमारी कंट्री में, और ये एक प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल होता है इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। फोकस करता है लैंड रिफॉर्म में एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। सो वन ऑफ द बेसिक एम्स, जो पहला जो बेसिक एम होता है प्लानर्स का, वो होता है कि कैसे हमें नेशनल इनकम को रेज करना है, विच कुड बी पॉसिबल ओनली अगर पीपल ज़्यादा मनी को सेव कर रहे हैं, स्पेंड कम कर रहे हैं। तो जो बेसिक लेवल होता है स्पेंडिंग का वो 1950 में बहुत कम होता है, एंड इट कुड नॉट बी रिड्यूस एनी मोर। उससे ज़्यादा तो हम रिड्यूस ही नहीं कर सकते। तो प्लानर क्या करते हैं कि वो इस पे फोकस करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी को क्या करना है, सेव करना है। दैट टू वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो टोटल कैपिटल स्टॉक होता है कंट्री में वो बहुत ही लो होता है कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल। जितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट था वो कम थे, राइट, बहुत कम थे। और कैपिटल स्टॉक की बात करें तो उनके हिसाब से क्या होता है, वो कंपैरिजन करें अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेशियो को देखें और कैपिटल स्टॉक को देखें, तो कैपिटल स्टॉक हमारे पास उस वक्त बहुत कम होता है। सो नेवरदीलेस लोगों की जो सेविंग है वो बढ़ जाती है फर्स्ट फेज में ऑफ द प्लान प्रोसेस अनटिल द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। बट ये जो राइज होती है एक स्पेक्टेकुलर नहीं होती, as was expected at the beginning of the first plan. Later from the early 1960s, 1960s से 70s तक जो सेविंग का प्रोपोर्शन है कंट्री का वो एक्चुअली क्या होता है, कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है।
रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे फोकस कर रहा है? अब हेवी इंडस्ट्रीज पे। सो इसको कौन ड्राफ्ट करते हैं? एक टीम होती है इकोनॉमिस्ट की, प्लानर्स की, और ये पीसी महालनोबिस की लीडरशिप में इसको क्या किया जाता है? इसको ड्राफ्ट किया जाता है। सो अगर 5 ईयर का जो प्लान है वो अपने पेशेंस को रीच कर चुका है, तो सेकंड wanted to bring out quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible direction। सेकंड प्लान में क्या होता है? सेकंड 5 ईयर प्लान में कि यहाँ पे पेशेंस का कुछ लेना देना नहीं है, और यहाँ पे हमें सारे जो डायमेंशन है ना, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है उस पे। सो बिफोर दिस प्लान वॉज फाइनलाइज्ड, कांग्रेस पार्टी एट इट्स सेशन हेल्थ, कांग्रेस पार्टी का एक सेशन होता है अवधि में, तो वो मद्रास सिटी के पास होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि जो सोशलिस्ट पैटर्न है सोसाइटी का, वो इनका गोल है। सो ये इसको भी फिर सेकंड प्लान में रिफ्लेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पे कुछ टैरिफ्स को इम्पोज करती है इम्पोर्ट्स पे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पे क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। देखिए, अगर आप कुछ चीज़ क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, राइट? तो इससे इंपोर्ट कर रहे हो, तो इससे जो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन पे उनको इनकम जनरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो टैरिफ को इम्पोज कर दिया जाता है, कांग्रेस ये कदम लेती है ना। उसके बाद कि इस तरह का जो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है वो उसने हेल्प की पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करती है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही हैं इस पीरियड में। सो बल्क ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज, रेलवे की इंडस्ट्रीज, स्टील की, मशीनरीज की, कम्युनिकेशन की, उनको हमें अब क्या करना है कि हम इनको डेवलप कर सकते हैं अब पब्लिक सेक्टर में। इंडीज इस तरह का जो पुश होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज डेवलपमेंट। इट हावेवर हैड इट्स प्रॉब्लम एज वेल, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। पहला तो होता है कि टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें इंडिया की, तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड होती है, क्योंकि अभी तो भाई एग्रीकल्चर से ही हम खा कमा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड होती है, तो हमें क्या करना है? इट हैड टू स्पेंड प्रीवियस फॉरेन एक्सचेंज, कि अब हमें टेक्नोलॉजी को लाना है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहाँ पे ज़्यादा थी? ग्लोबल मार्केट में। तो इससे जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज था हमारा, वो वहाँ पे स्पेंड हो जाता है। एंड दैट पार्ट इंडस्ट्री अट्रैक्ट करती है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर। सो जो पॉसिबिलिटी होती है फूड स्टोरेज की, लूम्ड लार्ज। इंडियन के जो प्लानर्स होते हैं वो उनको लगता है कि हमें बैलेंस करना है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड प्लान की बात करें तो ये सेकंड प्लान से डिफरेंट नहीं होता है। क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि जो प्लान स्ट्रेटजीज है इस टाइम से अराउंड डिस्प्लेड एन अनमिस्टेकेबल अर्बन बाइस। अर्बन बाइस का मतलब है कि भाई यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हम यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है जो कि रूरल एरिया में रह रही है और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हम तो यहाँ पे उनको भूल ही गए हैं। दूसरों को लगता है कि इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देके एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रायोरिटी इंडस्ट्री पे दी जा रही है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। तो क्रिटिक्स आते हैं। देयर वर ऑल्सो दोज जो कि फोकस करना चाहते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे रादर देन हेवी वंस, की अभी आप उन इंडस्ट्रीज पे फोकस करो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पीसी महालनोबिस की बात करें, साइंटिस्ट होते हैं, स्टैटिस्टियन होते हैं, इंटरनेशनल रेप्यूट के फाउंडर होते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। उसके बाद सेकंड प्लान के आर्किटेक्ट होते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्टर होते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक सेक्टर में। एलोकेशन की बात करें फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पे यहाँ पे 11.58%। आई चेंज। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, फर्स्ट ईयर प्लान में 15.1% एक्सपेंडिचर होता है फंड का, और सेकंड में ये कम हो जाता है 11.8%। इंटीग्रेशन एंड फ्लड कंट्रोल, उस पर भी डिक्लाइन हो जाता है। इंडस्ट्री एंड माइनिंग पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे भी ज़्यादा होता है, पावर पे कम हो जाता है। सोशल सर्विसेज पे भी डिक्लाइन होता है, और मिसलेनियस की बात करें वो भी कम है। तो यहाँ पे किस पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री एंड माइनिंग पे ज़्यादा है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे भी ज़्यादा है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जो भी प्लानिंग है उसको हमेशा से हमें डिसेंट्रलाइज करना हो पड़े या हमें करना चाहिए। नो इज दैट प्लानिंग इज ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। ऐसा तो होता नहीं कि प्लानिंग का मतलब है कि हमें बिग इंडस्ट्रीज और लार्ज प्रोजेक्ट पे ही फोकस करना है। केरला का जो मॉडल है is the name given to the path of planning and development charted by the state of केरला। तो यहाँ पे क्या होता है, केरला के मॉडल पे क्या होता है, केरला में क्यों सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस किया गया, हेल्थ पे फोकस किया गया, लैंड रिफॉर्म, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन पे काम किया गया। लो पर कैपिटा इनकम है केरला की, रिलेटिवली यहाँ पे वीक इंडस्ट्रियल बेस है। केरला ने लेकिन नियरली टोटल लिटरेसी रेट को अचीव किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टेलिटी है, लो बर्थ रेट्स है, हाई एक्सेस है टू मेडिकल केयर। 1987 से 1991 के बीच में गवर्नमेंट लॉन्च करती है न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, जिसमें क्या होता है, कैंपेन होता है डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि टोटल लिटरेसी स्पेशली साइंस में, एनवायरनमेंट में, डिज़ाइन टू इन्वॉल्व पीपल डायरेक्टली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू voluntary citizen organization। So state has also taken initiative जिसमें लोगों को का इन्वॉल्वमेंट हुआ प्लान्स बनाने में, पंचायत में, ब्लॉक पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल में लोगों का यहाँ पे बढ़ चढ़ के इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेसिकली केरला की हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। की कंट्रोवर्सीज देखें तो जो स्ट्रैटेजी होती है डेवलपमेंट की फॉलोड इन द अर्ली ईयर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हो जाते हैं। तो हम एग्जामिन करेंगे टू ऑफ दीज डिस्प्यूट्स दैट कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, कौन सा सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री, कौन सबसे ज़्यादा पब्लिक रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करेगा इन अ बैकवर्ड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो सेकंड प्लान है यहाँ पे एक एग्रेरियन जो स्ट्रैटेजी है उसकी कमी है, क्योंकि किस पे फोकस किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे, एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से यहाँ पे भूल गए हैं। एंड एम्फेसिस दिया जा रहा है इंडस्ट्री पे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर रूरल इंडिया सफ़र करती है। गार्डन इकोनॉमिक्स जैसे कुमारप्पा प्रपोज करते हैं एक ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दैट पुट टुगेदर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वो कहते हैं कि गांधी की जो आइडियोलॉजी हमें उस पर काम करना है। बेसिकली गांधी जी क्या कहते थे कि जो डेवलपमेंट है वो रूरल एरिया से स्टार्ट होना चाहिए, हमें स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे वर्क सबसे ज़्यादा करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह की बात करें, कांग्रेस लीडर होते हैं, जो भारतीय लोक दल पार्टी है उसको छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है मेरठ में। अगर मैं ये देखूं, ये जनाब है सी कुमारप्पा, ओरिजिनल नेम इनका होता है जेसी कॉर्नेलियस, इकोनॉमिस्ट होते हैं, सीईओ होते हैं, इंग्लैंड यूएसए में पढ़ के आते हैं, महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं।
क्या करते हैं, गांधीयन के जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम होता है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। प्लानिंग के जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि प्लानिंग कमीशन के मेंबर होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रही हैं, फिल्म है, एक फिल्म बताती है, एक जो स्टोरी बताती है, एक बेसिकली गरीब बच्चा होता है बंगाल की फैमिली में और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है सरवाइव करने के लिए। दुर्गा जो कि डॉटर होती है हरिहर की एंड सरबजया की, अपने यंग ब्रदर जिसका नाम होता है अपू, गोज ऑन enjoying लाइफ ऑब्वियस ऑफ द स्ट्रगल्स एंड द पॉवर्टी। बहुत सारी पॉवर्टी फेस कर रही होते हैं बट फिर भी अपनी लाइफ को बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड द सिंपल लाइफ एंड द एफर्ट्स ऑफ द मदर ऑफ दुर्गा एंड अपू टू मेंटेन द फैमिली। जो माँ है और उसका भाई है वो कैसे एफर्ट कर रही हैं फैमिली को मेंटेन करने के लिए। पत्थर पंचाली। सो फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, नेशनल अवार्ड्स भी इंटरनेशनल अवार्ड्स भी, जैसे कि प्रेसिडेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स फॉर द ईयर 1955। उसके बाद ईयर 1955 में आती है, डायरेक्टर होते हैं सत्यजीत राय, और स्टोरी जो लिखते हैं वो लिखते हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। स्क्रीन प्ले होता है सत्यजीत रॉय से। एक्टर्स होते हैं करुणा बनर्जी, सुबीर बनर्जी, उमा दास गुप्ता, दुर्गा एंड चूनीबाला देवी। सो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इंडिया ने किसी भी दो जो पाथ है डेवलपमेंट के, इंडिया ने किसी को भी नहीं फॉलो किया था और इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था कैपिटलिस्ट को मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट को एंटायरली प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। नोर डिड इट फॉलो द सोशलिस्ट मॉडल, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करके और जितना भी प्रोडक्शन है वो स्टेट कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट में ने इसमें से कोई सा भी फॉलो नहीं किया था, ना ही कैपिटलिस्ट और ना ही सोशलिस्ट। ओके। सो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो एलिमेंट है दोनों मॉडल्स में उनको लिया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है और उसके बाद एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, और यही इंडिया अडॉप्ट करती है। बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, वो प्राइवेट हैंड्स को दे दिए जाते हैं। स्टेट किसको कंट्रोल करता है? हैवी इंडस्ट्रीज को। प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटेड ट्रेड एंड मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशंस इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे स्टेट किसको ले रहा है? हैवी इंडस्ट्रीज पे बेसिकली फोकस कर रहा है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी स्टेट के हाथ में है। ट्रेड को रेगुलेट कर रहा है। कुछ क्रूशियल इन्वेंशंस करना किसके हाथ में है? आपके गवर्नमेंट की। सो मिक्स्ड मॉडल लाइक दिस, ये इस पे भी क्या है, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। सिटीज आर्ग्यू दैट जो प्लानर्स होते हैं वो रिफ्यूज करते हैं टू प्रोवाइड द प्राइवेट सेक्टर विद इनफ स्पेस एंड द स्टिमुलस टू ग्रो। मतलब क्या होता है, क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि जो प्लानर है रिफ्यूज्ड करते हैं टू प्रोवाइड द प्राइवेट सेक्टर विद इनफ स्पेस and the stimulus to grow। enlarge public sector प्रोड्यूस करता है पावरफुल vested interest that created enough hurdles for private capital, especially by way of installing systems of licenses and permits for investment। मोरवा जो स्टेट की जो पॉलिसी है इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना, दैट कुड बी प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक मार्केट विद लिटिल और नो कंपटीशन। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एंड मेक देम चीपर। सो ऐसे जो इंडस्ट्रीज थी, तो स्टेट क्या कर रहा था यहाँ पे, कंट्रोल कर रहा था मोर थिंग्स देन दे वर नेसेसरी एंड दिस लेड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। स्टेट कवर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है ज़्यादा चीज़ों को जो नेसेसरी थी, जितना नेसेसरी था उससे ज़्यादा यहाँ पे स्टेट कंट्रोल कर रहा था। इससे इसकी वजह से क्या हो गया, इनएफिशिएंसी हो गया और क्या हो गया, करप्शन हो गया। देन देयर वर क्रिटिक्स जिनको लगता था कि स्टेट
ज़्यादा नहीं कर रहा है। दे पॉइंटेड आउट दैट स्टेट स्पेंड नहीं कर रहा है सिग्निफिकेंट अमाउंट पब्लिक एजुकेशन के लिए और किसके लिए, हेल्थ केयर के लिए। स्टेट इंटरवेन कर रहा है केवल उन एरियाज में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर तैयार नहीं था जाने के लिए। तो स्टेट हेल्प कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट बनाने के लिए। ऑल्सो इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, स्टेट इंटरवेंशन एंडेड अप क्रिएटिंग अ न्यू मिडिल क्लास दैट एंजॉयड द प्रिविलेजेस ऑफ हाई सैलरी। तो यहाँ पे क्या है कि वो एंजॉय कर रही हैं एडवांटेजेस किसका, हाई सैलरीज का। ऑल्सो पोवर्टी डिक्लाइन नहीं होती है सब्सटेंशियली ड्यूरिंग दिस पीरियड इवन व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस देयर नंबर्स केप्ट गोइंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि इवन अगर हम बात करें तो जो नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोपोर्शन का जो पुअर का जो प्रोपोर्शन है रिड्यूस हो जाता है, पर फिर भी उनका जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। मेजर आउटकम की बात करें, ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव्स दैट वर आइडेंटिफाइड इन इंडिपेंडेंट इंडिया डिस्कस इन द फर्स्ट थ्री चैप्टर, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है इट प्रूव्ड मोस्ट डिफिकल्ट टू रियलाइज। लैंड रिफॉर्म इफ़ेक्टिवली नहीं होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। पॉलिटिकल पावर जो लैंड ओनिंग क्लासेस है उनके हाथ में होती है। जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या ले रहे हैं, फ़ायदा ले, उनको ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं, जबकि जो पॉवर्टी है वो भी उतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं होती है। सो अर्ली इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं प्लान डेवलपमेंट के वर एट बेस्ट रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री and well-being of all its citizens. Inability to take significant steps in this direction in a very first stage was to become political problems. So दो जिनको benefit मिल रहा था unequal development से soon became politically powerful and made it even more difficult to move in the desired direction. Foundation देखे, सो अगर हम एक असेसमेंट देखें आउटकम्स का, अर्ली फेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट को कैसे बिगिन होना है, एक फैक्ट को एक्नॉलेज करना है दैट ये जो पीरियड होता है फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या है करना है कि कुछ जो लार्जेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिया की हिस्ट्री में वो इसी टाइम पे लिए जाते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है, इसमें आ जाते हैं जैसे मेगा डैम, जैसे कि भाखरा नंगल एंड हीराकुद डैम इरिगेशंस के लिए एंड पावर जनरेशन के लिए। कुछ जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं पब्लिक सेक्टर में जैसे कि स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन एट्सेट्रा, वो इसी पीरियड में स्टार्ट हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उसको भी सब्सटेंशियली इम्प्रूव किया जाता है। ऑफ लेट कुछ जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं have come in for a lot of criticism, yet much of the later economic growth included that by the private sector may not have been possible in the absence of these foundations। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे अ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ट्रांसपोर्ट के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए वो इम्प्रूव हो जाता है सब्सटेंशियली। ऑफ लेट सम ऑफ दीज मेगा प्रोजेक्ट्स हैव कम इन फॉर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है। यट मच ऑफ द लेटर इकोनॉमिक ग्रोथ included that by the private sector may not have been possible in the absence of these foundations। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कैंपेन रीचेज द विलेज। सो in a way the advertisement stuck or written on walls gave an accurate introduction to the villagers problem and how to solve them। गवर्नमेंट का कैंपेन जाता है गांव तक। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम वाज दैट इंडिया क्या था, एक फार्मिंग नेशन था, लेकिन फार्मर यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादा जो ग्रेन है उसको प्रोड्यूस करना। सॉल्यूशन वाज टू गिव स्पीचेस टू फार्मर्स और उनको बताना ये जो सारी अट्रैक्टिव पिक्चर्स हैं उनको शो करना।
So these advised them that if they didn't want to grow more grain for themselves, that they should do so for the nation, कि अगर नहीं ग्रो करना चाहते तो उनको ये किसके लिए करना है, नेशन के लिए तो करना ही होगा. And as a result, posters were stuck in various places to induce farmers कि आप ज़्यादा grain को उगाओ. Farmers were greatly influenced by the combined effect of the speeches and posters, and even most simple-minded cultivators began to feel the likelihood of there was some ulterior मोटिव बिहाइंड द होल कैंपेन. एक एडवर्टीजमेंट जो स्पेशली वेल नॉन है वो है जैसे कि शिवपालगंज का. ये एक हेल्दी फार्मर को शो कर रहा है. उसके जो सर है उस पर एक टर्बन रैप्ड है अराउंड हिज हेड, इयरिंग्स पहने हुए है, क्विल्टेड जैकेट पहनी हुई है, कट कर रहा है एक टॉल क्रोप को वीट की विद अ सिकल. एक जो विमेन है वुमेन है वो उसके पीछे खड़ी है, वेरी प्लीज्ड with herself. She was laughing like an official from the Department of Agriculture. Below and above the picture was written in Hindi and English: grow more green. Farmer with earrings and a quilted jacket, who were the also scholars of English, were expected to be won over by the English slogans, and those who were scholars of Hindi by the Hindi version. And those who didn't know how to read either language could at least recognize the figures of the man and laughing woman. गवर्नमेंट को ये उम्मीद थी कि जब उन्होंने देखा आदमी को और लाफिंग वुमेन को, सो फार्मर वुड टर्न अवे फ्रॉम द पोस्टर और वो फिर ज़्यादा ग्रीन स्टार्ट करे उगाना. So, extract of translation from Rag Arbari by Shrilal Shukla. Satire is set in a village Shivpalganj in Uttar Pradesh. लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, एग्रेरियन सेक्टर में ये जो पीरियड होता है ये विटनेस करता है सीरियस अटेम्प्ट लैंड रिफॉर्म्स होते हैं. मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड सक्सेसफुल अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म की तो यहाँ पे क्या होता है, एबोल्यूशन. एबोल्यूशन किसका,